कस्टम मिलिंग केस में हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को जमानत दे दी है। लेकिन खबर सिर्फ यही नहीं है कि अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जमानत दी गई है। खबर वो है जो हाईकोर्ट ने अपने जमानत आदेश में लिखा है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों यानी याचिकाकर्ता अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर और उसके साथ साथ एजेंसी यानी ईओडब्ल्यू की ओर से अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और उन बहसों को सुनने के बाद जो ऑब्जर्वेशन किया है और उसका जो उल्लेख अपने आदेश में किया है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसे जाना जाना चाहिए। वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। तो सबसे पहले जरा ये समझ लीजिए कि कस्टम मिलिंग घोटाला क्या था और अनिल टुटेजा पर आरोप क्या थे। तो जो कस्टम मिलिंग घोटाला है एजेंसियों के अनुसार, एजेंसियों इसलिए बहुवचन में बोल रहा हूं क्योंकि इसमें ईडी भी है और ईओडब्ल्यू भी है। इन दोनों एजेंसियों का यह दावा है कि 160 करोड़ रुपए के आसपास की चपत लगी है, अवैध वसूली हुई है और ये वसूली की गई राइस मिलर्स से। अनिल टुटेजा को ये कहते हुए गिरफ्तार किया गया कि अनिल टुटेजा वो मास्टरमाइंड व्यक्ति थे या वो प्रमुख व्यक्ति थे जिनकी वजह से सरकार ने नियम बदल दिया, जिसकी वजह से सेंट्रल पूल का जो चावल है उसके भंडारण की मात्रा में परिवर्तन हो गया। अनिल टुटेजा की वजह से ही सरकार ने कस्टम मिलिंग की जो राशि 40 रुपए थी उसको 3 गुना बढ़ाया और 120 रुपए कर दिया। और 120 रुपए करने के बाद 120 रुपए प्रति क्विंटल दर थी। 120 रुपए इस प्रति क्विंटल में से 20 रुपए का कट लिया जाने लगा और ये जो कट था इसका संकलन होता था और ये संकलन अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा के जरिए राम गोपाल अग्रवाल जो पीसीसी के कोषाध्यक्ष हैं उन तक पहुंचता था। अगर आप एजेंसियों के इस मामले में जो उनका आरोप पत्र है या आपराधिक परिवाद है उसको देखेंगे तो जो प्रमुख किरदार हैं उसमें तत्कालीन प्रबंधक मनोज सोनी हैं, एमडी, राइस मिलर एसोसिएशन के तब के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और राम गोपाल अग्रवाल, ये नाम आपको मिलेंगे। लेकिन अन्य लोगों का छोड़िए क्योंकि मनोज सोनी और रोशन चंद्रकार यानी तत्कालीन एमडी और राइस मिलर के जो तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे इन दोनों साहबान की तो जमानत हो चुकी पहले। इस मामले में अनिल टुटेजा को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने जो अपने ऑब्जर्वेशन में कमेंट किया, जो टिप्पणी की और एजेंसी की कार्रवाई को प्रश्नांकित किया वो बेहद गंभीर है। अदालत का जो आदेश है हाईकोर्ट का वो करीब 43 पन्नों का है और बिंदु क्रमांक 61 से लेके 87 यानी पॉइंट नंबर 61 टू 87 ये जो बिंदु हैं, ये जो क्रमांक हैं, यहाँ पर हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, अपना निर्णय दिया है। याचिका जो जमानत के लिए दायर की गई थी उस पर अपना निर्णय दिया है। ये जो निर्णय हैं इन्हीं निर्णयों में बेहद गंभीर प्रश्न उठाए हैं हाईकोर्ट ने एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर और वो हतप्रभ करते हैं, चकित कर देते हैं कि ये कैसे संभव हो गया है, मगर हाईकोर्ट के ऑर्डर में मेंशन है। हाईकोर्ट का जो 43 पन्नों का जजमेंट है जिसके मैं बिंदु आपको बता रहा था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो बिंदु है कि हाईकोर्ट ने ये बात रेखांकित की है कि 47 राइस मिलर 47 राइस मिलर ने बयान दिया, ईओडब्ल्यू ने वो बयान दर्ज किए। इन बयानों में एक पैराग्राफ ऐसा है जो आधार है अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी का और वो पैराग्राफ में शब्द तो छोड़िए अल्प विराम तक का अंतर नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में वो जो पैराग्राफ है, वो जो वाक्यांश है उसको लिखा है, उसका जिक्र किया है। उस पैराग्राफ में लिखा गया है, रोशन चंद्राकर को प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण था जिस वजह से वह अवैध वसूली कर पा रहा था। इस प्रभाव की वजह से वह मार्कफेड, खाद्य विभाग और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को प्रभावित कर रहा था। जो अधिकारी कर्मचारी उसका विरोध करते थे उसका वो ट्रांसफर करा देता था। यह समस्त कार्यवाही वह सरकार के संरक्षण में कर रहा था। उसे सरकार के प्रभावशाली व्यक्तियों अनिल टुटेजा और राम गोपाल अग्रवाल का प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त था। अदालत ने यही प्रश्न किया है कि क्या इस बात पे भरोसा करें, इन 47 राइस मिलर का बयान का वो एक पैराग्राफ जिसमें कॉमे तक का अंतर नहीं है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है,
उस पर भरोसा करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एजेंसियों का कहना यह है, उनका आरोप ये भी है कि ये अनिल टुटेजा थे जिनके प्रभाव का या उनका जादू था, उनके संबंधों का, उनके दखल का, कि जो केंद्रीय चावल कोटा होता है या जो मिलिंग शुल्क होता है इसमें वृद्धि हो गई, यानी जो 40 रुपये था वो 120 रुपये हो गया और उसके अलावा कोटा भी बढ़ गया। तो एजेंसी ने आरोप तो लगाया है, लेकिन आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। हाईकोर्ट ने इसके लिए जो बात कही है, जो हाईकोर्ट के शब्द हैं, वो मैं पढ़ देता हूं। ऐसा कोई फाइल नोट, कैबिनेट अभिलेख, पत्राचार, अनुमोदन आदेश या वैधानिक आदेश नहीं पेश किया गया जिससे यह साबित हो कि नीति निर्माण में अनिल टुटेजा की कोई सीधी या छुपी हुई भूमिका थी। अदालत ने अपने फैसले में ये विसंगति भी लिखी है, ये बात भी कही अदालत ने कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अभियोजन स्वीकृति अभी तक मिली नहीं है, और जब केंद्र सरकार से अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है तो ट्रायल कैसे शुरू होगा, किस आधार पर ट्रायल शुरू हो सकता है। अब ये केंद्र सरकार की अभियोजन स्वीकृति की बात क्यों आ रही है? क्योंकि एजेंसियों ने आरोपी बनाया है अनिल टुटेजा को। जिस समय का यह घोटाला बताया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा, उस समय अनिल टुटेजा आईएएस अधिकारी के रूप में प्रमोट हो चुके थे, यानी वो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारी थे, आईएएस अधिकारी थे। यूं उनकी जो पोस्टिंग थी, उनकी जो नौकरी लगी थी, वो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में लगी थी। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है अपने आदेश में कि एफआईआर जब दर्ज की गई तब उसमें अनिल टुटेजा का नाम नहीं था। एफआईआर के बाद जब कुछ आरोपी पकड़ाए, उनके लिए जो चार्जशीट जमा की गई, उसमें भी अनिल टुटेजा का संदर्भ नहीं था। अनिल टुटेजा का संदर्भ तब आया है जब एक अन्य मामले में ये करीब करीब तय था, माना जा रहा था कि अनिल टुटेजा को जमानत मिल जाएगी, और ठीक उस वक्त अनिल टुटेजा को इस केस में उनका नाम आता है। अदालत ने ईओडब्ल्यू की ये जो कार्रवाई है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, कहा कि ये एश्योरेंस अरेस्ट है, और इन सारी बातों का उल्लेख करते हुए अदालत ने अनिल टुटेजा को, उनकी जो याचिका थी उसको स्वीकार किया और पाया कि हाँ, जमानत देनी चाहिए। यूं जो अदालत का निर्णय है वो निर्णय मैंने यथारूप प्रस्तुत कर दिया है। इस निर्णय से और इस निर्णय में जो उल्लेखित बिंदु हैं उससे क्या इस बात पर सवाल नहीं उठ रहा है कि एजेंसियां कितनी तथ्यान्वेषी हैं, या वो निर्क्षीर तरीके से काम कर रही हैं, या वो टारगेट पॉइंट के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। ये अगर ये मान लें कि ये कार्रवाइयाँ लक्ष्य के अनुरूप हैं, टारगेट दिया जा रहा है और फिर कार्रवाई हो रही है, तो भी इतनी अपेक्षा तो एजेंसियों से की जानी चाहिए। राज्य की सर्वोत्कृष्ट एजेंसी है ईओडब्ल्यू एसीबी, जैसे ईडी है वैसे ही राज्य की एसीबी ईओडब्ल्यू है। उस एजेंसी से इतनी अपेक्षा तो होनी चाहिए ना कि वो बयान जब दर्ज कर रही है, 47-45 राइस मिलर्स के बयान दर्ज कर रही है, तो भैया जो पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ को केंद्रित करके आपने अनिल टुटेजा या किसी अन्य अभियुक्त को, व्यक्ति को आरोपी बना लिया, उस पैराग्राफ के आधार पे, उसमें कॉमा का अंतर कर लेते, उसमें शब्दों को बदल लेते। मतलब ऐसी भी क्या है कि बस उठाओ, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दो। अदालत में जब भद्द पिटती है तो सिर्फ एजेंसी की भद्द नहीं पिटती है, विश्वास और भरोसे की भी भद्द पिटती है। मगर ठीक है, अब तो जो होना था सो हो गया। हाँ, एक बहुत गजब की बात यह भी है कि अदालत ने सिर्फ इस बात को मेंशन नहीं किया, उन शब्दों को, कि क्या बगैर कट पेस्ट के, बगैर किसी अल्प विराम की मात्रा के अंतर के उतारा गया है। अदालत ने उन 47 राइस मिलरों का भी उल्लेख किया है क्रमवार अपने आदेश में कि ये वो 47 राइस मिलर हैं, इनके बयान ईओडब्ल्यू ने लिए, और देखिए इसमें कौमे तक का अंतर नहीं है, और बताइए कि क्या हम इस बयान पे भरोसा कर लें। तो इस तरीके से ये एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे
अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी आए, वो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए